बात तो मुझे बताइए, आप तो लंबे समय पुलिस की सेवा में रहे। पुलिस अपने रिकॉर्ड में जातियों का उल्लेख कब से कर रही थी, क्यों कर रही थी, इसके पीछे उद्देश्य क्या थे? जयप्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जयप्रकाश जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? ओके, जयप्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं मैं पीयूष जी। आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप तो लंबे आप समय पुलिस बताइए। की सेवा में थे, तो आप मुझे बताइए कि आप लोग ये जातियों का उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड में क्यों करते थे, किस मकसद से करते थे, और वो कौन सा फॉर्मेट था जिसमें जातियों का उल्लेख किया जाना जरूरी था? देखिए, जो सीसी10S का प्रोफार्मा आया है, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था और यूनिफॉर्म है, सभी स्टेट में लागू है, सभी थानों में अप्लाई होता है। उसमें अभियुक्त के का जो डिटेल लिखा जाता है, उसमें नाम और पिता का नाम, पता के साथ साथ उसमें जात का भी उल्लेख करने का कॉलम है, इसलिए उसमें उसका जात लिखा जाता है। अब चूंकि ये आदेश हुआ है तो उस सीसी10S के प्रोफार्मे में चेंज करना होगा, जिससे आईओ को सुविधा हो कि उन चीजों को मेंशन करना है कि नहीं करना है। और इससे पहले जब मैनुअल चार्जशीट करती थी प्रोफार्मे पर, तो उसमें सामान्यतः यह बात नहीं लिखते थे, और अभियुक्त का नाम पता लिखने के बाद वो एक डिटेल लिखते हुए आईओ चले जाते थे, और उसके आधार पर तो पहले ये नहीं होता था। लेकिन जो केसेस SC एक्ट के होते थे, उसमें सामान्यतः डिस्क्रिप्शन में ये लिखा जाता था कि जो पीड़ित है, वादी है, वो किस जात का है, और जो उत्पीड़क है वो किस जात के हैं, जिससे पुलिस ये को सर क्या स्पष्ट हो सके दिलचस्पी कि है जाति इसमें को जानने जानबूझ की? के पुलिस को दिलचस्पी क्या है जाति को जानने के लिए? उसके लिए तो अपराध और अपराधी ये अहम होना चाहिए। नहीं, पुलिस को मुझे लगता है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जो अभी बताया प्रिंस जी ने, वो एक क्राइटेरिया थी कि इससे जिससे गांव में या मोहल्लों में यदि हम उसका जात का उल्लेख कर देंगे तो आसानी से ये पता चल जाएगा कि किस जात का आदमी है, या दो लोग एक नाम के हैं, तो उससे हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक उसके ढूंढने के लिए एक अलग से क्राइटेरिया मिल जाती थी। इससे ज्यादा इसका कोई बहुत ज्यादा कोई मैं नहीं समझता कोई अहमियत है। एक बार हेमंत तिवारी जी डिबेट में हैं, ये मुझे बता रहे थे, प्रेस जी क्लब में एक कार्यक्रम था कि अंग्रेजों के ज़माने में कुछ जातियां ऐसी आइडेंटिफाइड थीं जिनको क्रिमिनल कास्ट कहा जाता था, और अंग्रेजों ने उसे आइडेंटिफाइड किया था कि ये जातियां अपराध में बहुत संलिप्त हैं, तो ऐसी जातियों को अलग से चिन्हित किया जाता था। तो हमारी पुलिस ने बहुत लंबे समय तक उसे कैरी किया। इज इट ट्रू? नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है। ब्रिटिश पीरियड में कुछ जातियों को क्रिमिनल ट्राइब के रूप में, क्रिमिनल कास्ट के रूप में चिन्हित किया गया था, और वो उसका जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस तरह का कोई ऑन पेपर उल्लेख नहीं था। और बीच बीच में भी सर्कुलर होते रहे कि आप किसी जाति को ये संबोधित नहीं कर सकते कि वो क्रिमिनल ट्राइब है या क्रिमिनल कास्ट है। लेकिन ये जो चार्जशीट का प्रोफार्मा आया, इस आपका कहने का तात्पर्य है कि जब से सीसीटीएनएस व्यवस्था आई, लिखना जरूरी हो गया था। आपका कहने का मतलब है जब से सीसीटीएनएस व्यवस्था लागू हुई तब से ये जातियों का उल्लेख होने लगा। उसके पहले आधिकारिक रूप से नहीं था, अनऑफिशियल था। हाँ, एक प्रोफार्मा था, उसमें अभियुक्त के कॉलम में ये बात रहती थी, उसके डिटेल में उसकी कास्ट भी लिखी जाए। उसमें ये लिखा था कि अनुसूचित जात का है, कि अनुसूचित जनजात का है, कि पिछड़े वर्ग का है, कि अन्य वर्ग का है। इस तरह की चीजें उसमें धन्यवाद जयप्रकाश जी। कृपया मेरे साथ मौजूद रहिएगा। मैं हेमंत तिवारी जी को लगे हाथ आमंत्रित कर लेता हूँ। हेमंत जी।